दोस्तों आज हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हज इंक्लूड stdi.h। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हज इंक्लूड conio.h लिख देंगे और ये दोनों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे int मेन लिख देंगे। इंट के बदले आप यहाँ पे void मेन भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसके बॉडी पे आ जाएंगे, बॉडी पे हम यहाँ पे प्रिंट ऐप और इसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन मार्क लगा के न्यू वर्ल्ड लिख देंगे और यहाँ पे स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव करके टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है GCC। इसके बाद यहाँ पे जो file.c लिखा हुआ है इसे ही यहाँ पे टाइप कर देना है file.c। इसके बाद इसे एंटर कर देना है और ./a लिख देना है और यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे conio.h को लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा get.ch। अगर आप conio.h लिखते हैं तो यहाँ पे आपको get.ch लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसे लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं तो और एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम GCC file.c और यहाँ पे ./a, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड लिख के आ गया है। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट ऐप और ये जो लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड, इसे अगर हम 4-5 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसे सेव करके फिर से रन कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेम को हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे फास्ट लिख देंगे और यहाँ पे न्यू के बदले यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 वर्ल्ड। और इसे एक बार सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसे क्लियर करके फिर से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे GCC file.c और यहाँ पे ./a और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया है न्यू वर्ल्ड, 1 वर्ल्ड और नेक्स्ट वर्ल्ड और फास्ट वर्ल्ड। और इसे यहाँ पे /n लिखा हुआ है। अगर आप इसे कट कर लेते हैं तो ये जो न्यू लाइन प्रिंट हो रहा है तो न्यू लाइन प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मतलब /n लिखा हुआ है बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे जैसे ही हम इसे रिमूव करके यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड और 1 वर्ल्ड और नेक्स्ट वर्ल्ड, ये सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड है और ये सेकेंड लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइन नंबर 5 में यहाँ पे /n लगा देंगे और यहाँ पे लाइन नंबर 6 में यहाँ पे /n को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे आप और एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही ./a लिख के यहाँ पे रन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड और 1 वर्ल्ड एक ही लाइन पे आ रहा है और दूसरा जो नेक्स्ट वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड ये दूसरे लाइन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहाँ से भी मैंने न्यू लाइन लगाया है /n लगाया, वहाँ से एक न्यू लाइन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन लगा दूँ तो यहाँ पे भी /n मुझे लगाना होगा और यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगा तो ये इसके नीचे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं सबको यहाँ पे जैसे कि लाइन नंबर 5 में मैंने /n को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे सारे के सारे लाइन प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ पे एंड में /n लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे /n को मैं यहाँ पे बैकवर्ड /n को एंड में लिखने के बाद जैसे ही मैं सेव करके इसे रन करूँगा तो ये सब के सब एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे /n को कोड कर लेता हूँ और इसे मैं न्यू वर्ल्ड के आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही सेव करके इसे मैं रन करता हूँ GCC file.c और यहाँ पे ./a, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड लिख के आ गया है और उसके नेक्स्ट लाइन पे 1 वर्ल्ड, नेक्स्ट वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड लिख के आ गया है। और दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू लाइन के बदले यहाँ पे टैब भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड के बाद यहाँ पे टैब लगाना है और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैब लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड, 1 वर्ल्ड और नेक्स्ट वर्ल्ड के बाद यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे टैब लगा हुआ है और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड लिखा हुआ है। दोस्तों हमारा प्रोग्राम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हमारा तीसरे प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉज इंक्लूड stdio.h और इसे हम यहाँ पे लिखते चलेंगे ऐसे ही। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल के ऊपर मैंने 100 HTML टैग्स के बारे में बताया हुआ है।
आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं और मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन के बॉडी में। तो यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे इंट बी इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए और बी दोनों वेरिएबल्स है और 9 एंड 4 दोनों कांस्टेंट है और यहाँ पे ए और बी का डाटा टाइप है इंट। अब यहाँ पे ए और बी का सम को सी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव करके इसे रन किया तो यहाँ पे इसका आउटपुट 13 लिख के आ गया है। दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल सी को आप यहाँ पे ऐसे भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इंटीजर सी यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे यहाँ पे सी को इनिशियलाइजेशन करेंगे तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसका आउटपुट भी सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 13 लिख के आ गया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे इंटीजर ए इज इक्वल टू 9 यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे एक ही लाइन पे किया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटीजर ए बी इन दोनों को मैं एक ही लाइन में डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ तो इसे भी कर सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू को मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इनिशियलाइजेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसे भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर ए एंड बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंटर ए एंड बी और यहाँ पे इसके आगे कॉलन लगा के सेमीकोलन लगा के यहाँ पे स्कैनएफ और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे %d और यहाँ पे %d और इसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के ए एंड यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉलन पे एंड कर देता हूँ। बड़े दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ए से पहले आपको एम्परसेंड लगाना होगा एंड बी से पहले भी एम्परसेंड लगाना होगा, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाते हैं और इसे क्लियर करके यहाँ पे gcc file.c लिख देते हैं और यहाँ पे ./a। अब दोस्तों यहाँ पे हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया और उसके बाद स्पेस दे के यहाँ पे 6 एंटर कर दिया तो इसका वैल्यू होता है, इसका सम होता है 9। तो यहाँ पे 9 प्रिंट होके आ गया है। ऐसे ही दोस्तों मैं और एक बार रन कर लेता हूँ तो ./a लिख देता हूँ और अब मैं यहाँ पे रन करूँगा 10 एंड इसके साथ में 20 ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे 20 ऐड कर लेता हूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे सम इज और यहाँ पे कॉलन लगा के इसे और एक बार सेव करके इसे यहाँ पे रन कर लेता हूँ तो जैसे कि gcc file.c और ./a और यहाँ पे आप देख सकते हैं और जैसे ही मैं एंटर कर लेता हूँ 12 एंड यहाँ पे 18 एंटर कर लेता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 30। तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। और जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था, आप डिक्लेरेशन एक ही लाइन पे कर सकते हैं, जैसे कि इंट और ए और यहाँ पे बी लिख देता हूँ एक ही लाइन पे और यहाँ पे सी भी आप एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोमा लगा के सी लिख देता हूँ और इसके बाद इसे एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसे जैसे ही सेव करके मैं यहाँ पे रन करता हूँ gcc file.c और यहाँ पे ./a और इसका वैल्यू को मैं एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 5 एंड 15 एंटर कर लेता हूँ और इसका आउटपुट यहाँ पे सम इज 20 लिख के आ गया है। तो दोस्तों ऐसे भी आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ हमारे पास प्रोग्राम और इसके बाद भी हम कुछ प्रोग्राम और भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो यहाँ पे इसका जितना भी थ्योरी पार्ट्स है आपका क्लियर हो जाएगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोग्राम करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और किन बातों की आपको ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पे ये हमारा पीपीटी है। तो यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप। ओके, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको प्रोग्रामिंग का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आपको आ जाना है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डेवलपिंग करना है, ठीक है। एल्गोरिदम को अगर आप डेवलपिंग नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम कर नहीं सकते। उसके बाद प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग को कंप्यूटर में आपको टाइप करना है और उसके बाद आपको टेस्टिंग एंड डिबगिंग करना है। तो यहाँ पे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए
क्या ज़रूरत हो सकती है, वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। इफ़ यू मतलब इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन वी मे नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम एक दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर। यहाँ पे 3 इनपुट्स, यहाँ पे आपको इनपुट्स देना होगा, तभी आपका एक डिजायरेबल आउटपुट आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 इनपुट दे दिया है, जैसे कि मैं मान लो मैं यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दे देता हूँ, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और उसके बाद इससे क्या करेंगे, इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, तो 1 2 एंड 3 को हम यहाँ पे सॉम कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकलेगा। 3 से डिवाइड करने से जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका होता है आंसर 2, तो एवरेज आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट में भी रियल नंबर, इनपुट आपका एक रियल नंबर होना चाहिए और आउटपुट आपका एक ही आउटपुट मिलेगा, और ये भी एक रियल नंबर होगा। उसके बाद डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को डेवलपिंग करना है। टू डेवलप इन एन एल्गोरिदम, यहाँ पे आपको एल्गोरिदम आर नॉट फॉर कंप्यूटर्स, ये एल्गोरिदम ह्यूमंस के लिए होता है। जैसे कि आप एक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एल्गोरिदम लिखना होगा। एल्गोरिदम को लिखने के लिए 2 तरीके होता है, जैसे कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स। और यहाँ पे सूडो कोड्स होता है, इट इज़ इंग्लिश लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। ओके, एंड फ्लो चार्ट होता है, ए फ्लो चार्ट इज एन पिक्टोरियल ग्राफ, मतलब पिक्टोरियल मतलब पिक्चर में होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सूडो कोड के लिए यहाँ पे एक एल्गोरिदम हम बनाएंगे सूडो कोड का। तो यहाँ पे 3 इंटीजर्स ABC यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 3 इंटीजर्स। तो इसका जो क्वेश्चन है, एल्गोरिदम ऑफ राइट एंड प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 इंटीजर्स यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे, जैसे कि ABC। उसके बाद यहाँ पे सेट सॉम करेंगे इक्वल टू A + B + C, A + B + C का सॉम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट एवरेज इज इक्वल टू सॉम डिवाइडेड बाई 3, इसे हम सॉम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, हम जितने भी नंबर लेंगे उनका सॉम कर लेंगे, और जितने भी नंबर हमारे पास है उनका काउंट करेंगे, और जितने नंबर हमारा निकल रहा है उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे एवरेज निकलता है। और उसके बाद प्रिंट कर देंगे एवरेज को। फ्लो चार्ट, अब आते हैं फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल होता है, उनको आपको पहले लिखना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के लिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब पहले स्टार्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इनपुट ABC दूंगा, और यहाँ पे सॉम इज इक्वल टू A + B + C यहाँ पे कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सॉम डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, और यहाँ पे आउटपुट एवरेज यहाँ पे निकल के आएगा, और इसे फाइनली स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर स्टेप पे है प्रोग्रामिंग और कोडिंग। प्रोग्रामिंग और कोडिंग ये कंप्यूटर के लिए होता है, ठीक है, मतलब इसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, ये ह्यूमन के लिए नहीं। ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है किस में, एल्गोरिदम में। ठीक है, एल्गोरिदम मोस्ट बी ट्रांसलेटेड टू ए प्रोग्राम, एल्गोरिदम को हमें ट्रांसलेटेड करना है प्रोग्राम में। उसके बाद ए लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब ये लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। हॉज इंक्लूड stdio.h, ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हज इंक्लूड कर्ने.h, और ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसे हम अगर लिखते हैं तो हमें फंक्शन के एंड में, मतलब बॉडी के एंड में यहाँ पे हम गेट ch लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद void main, और यहाँ पे ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन मेन, इसके अंदर ये एक बॉडी टैग है, मतलब सॉरी यहाँ पे ये एक बॉडी है, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट जितने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है, इसे हम बॉडी, मेन का बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट फास्ट प्रोग्राम में से लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन बॉडी है, और यहाँ पे गेट ch लिख देते हैं, और यहाँ पे एंड ऑफ द फंक्शन,
तो ये फंक्शन का एंड हो गया है। अब टेस्टिंग एंड डिबगिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग ये हमारा फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे सिंटैक्स फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड एरर, हमारे जितने भी हमने लिखा है यहाँ पे सिंटैक्स, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन करेगा, मतलब हमारा डिजायरेबल आउटपुट देगा। उसके बाद सिमेंटिक और लॉजिक, हमने जो लॉजिक लगाया है उसमें कुछ करेक्ट आउटपुट हमें देना चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। और परफॉर्मेंस, मतलब हमारा जो रन टाइम है वो बहुत ही फास्ट और स्लो, कितना टाइम वो ले रहा है वो हमें देखना होगा, ठीक है। मतलब हमारा प्रोग्राम अगर सही होगा तो ये बहुत ही कम टाइम लेगा और एरर नहीं देगा। उसके बाद दोस्तों, दो एरर फाउंड इन द टेस्टिंग फेजेस आर डिबग्ड और रेक्टिफाइड एंड द प्रोग्राम इज टेस्टेड अगेन। और इसका मतलब अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर निकलता है तो उसे और एक बार आपको डिबग करना होगा और रेक्टिफाइड करना होगा। अगर आपका प्रोग्राम सही है तो फिर से रन कर जाएगा और ये आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम और करेंगे। अब दोस्तों आ जाता है हमारे प्रोग्राम नंबर 4 में। यहाँ पे और एक प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देंगे इंटीजर ए बी, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे एंटर ए को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्कैन एफ, तो यहाँ पे स्कैन एफ लिख देते हैं, और स्कैन एफ के अंदर यहाँ पे SCANF स्कैन एफ, और इसके अंदर यहाँ पे %D और ए यहाँ पे लिख देंगे %A। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और एक बार यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर बी, और यहाँ पे भी स्कैन एफ %D और यहाँ पे % के अंदर बी लिख देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल जो ए बी है, ये दोनों जाके ये जो %A एंड %B है यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद इंट सम, और सम इक्वल टू A + B, और सेमीकोलन लगा के इसके नीचे प्रिंट एफ %D और /n, और यहाँ पे सम को यहाँ पे लगा देंगे। सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे। और यहाँ पे हम टर्मिनल पे आके यहाँ पे रन करेंगे। तो एंटर ए पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, एंटर ए पे यहाँ पे 18 लिख देंगे, और यहाँ पे एंटर बी पे 16 टाइप कर देंगे, और इसका सम हो जाएगा 34। और दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इंटीजर सम इक्वल टू A + B लिखा हुआ है, इसे हम कोड कर लेते हैं और इसे हम सम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कोड कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सम पे यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं A + B ऐसे करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे A + B यहाँ पे लिख देते हैं, और एक बार सेव कर लेते हैं। तो इसे कट कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और टर्मिनल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे gcc file.c लिख देते हैं। और यहाँ पे 5 + 4, यहाँ पे 5 ए का वैल्यू को हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं और बी को 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। और दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे A + B को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट लगा दूँगा, और यहाँ पे 3 × यहाँ पे A + B यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा, और इसे सेव कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाके यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और gcc file.c लिख देता हूँ और ./a, और यहाँ पे A को मैं 2 एंड B को मैं यहाँ पे 5 एंटर कर लेता हूँ, और इसका आंसर आ जाएगा 21। यस, इसका आंसर आ जाएगा 21। 2 + 5 यहाँ पे होता है 7, और 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 21। दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपका सी प्रोग्राम VS कोड में कंपाइल नहीं कर रहा है, आपने MinGW को इंस्टॉल नहीं किया है, आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद इसका पाथ को एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तभी आपका VS कोड में सी प्रोग्राम वर्क करेगा। अदरवाइज आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोड ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप देव C++ में सी प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको दोस्तों इस रिलेटेड कोई PDF वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।